अब जो नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में हम लोग इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के बारे में, वो मैलिक एनहाइड्राइड के बारे में है। तो दोनों का मैलिक एनहाइड्राइड क्या होता है बेसिकली, उसका ये फार्मूला है, केमिकल फार्मूला। 4 कार्बन है इसमें, मैलिक एनहाइड्राइड जो है ये आपका मैलिक एनहाइड्राइड है। C डबल बॉन्ड O, मतलब C डबल बॉन्ड C है, फिर कार्बन है, उसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, ये कार्बन है, उसके साथ डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है, ऑक्सीजन। तो ये वाला राइट साइड वाला ये देखिए, ये एनहाइड्राइड ग्रुप है। तो ये एनहाइड्राइड हुआ, वही पहले वाले उसमें भी था आपके, जो हम लोग अभी पढ़ रहे थे थैलिक एनहाइड्राइड में। तो वहाँ पे भी क्या था, बेंजीन थी और ये 2 कार्बन निकले हुए थे और ये एनहाइड्राइड ग्रुप लगा हुआ था, तो पूरा बेंजीन के साथ ये लगा हुआ था। ये मैलिक एनहाइड्राइड में नंबर ऑफ़ कार्बन जो है ना डिक्रीज हो जाते हैं, तो C4 हो जाते हैं। फार्मूला इसका क्या हो जाएगा, C4 4 कार्बन H2O3। इसको इस तरह भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है कि अगर रिंग में हम लोग शो करेंगे तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। तो ये मैलिक एनहाइड्राइड हुआ। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है 200 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और मेल्टिंग पॉइंट जो है 53.3 डिग्री सेल्सियस के पास होता है। तो बेसिकली यूज़ क्या है वो हम लोग देखना चाहेंगे, और सॉल्युबिलिटी क्या होती है, ये 2 चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी जो है इसकी, वाटर ये सॉल्युबल है बेसिकली, वो बहुत कम सॉल्युबल था, वो जस्ट हॉट वाटर में सॉल्युबल था। ये सॉल्युबल है वाटर में, एसीटोन में, मतलब ये जो डिफरेंट सॉल्वेंट्स है आपके, ईथर में, क्लोरोफॉर्म में, पेट्रोलियम में, सब में सॉल्वेंट है, सब में सॉल्युबल है। तो ये इसकी एक खासियत है। अब इसको फिर फर्दर हम लोग यूज़ कहाँ करते हैं, तो यूज़ की जब बात किया जाए तो बेसिकली इसको 3 जगह यूज़ किया जाता है मेजर जो। तो ये पॉलिस्टर बनाने में यूज़ होता है। तो जो पॉलिस्टर किस लिए यूज़ होता है, तो पॉलिस्टर जो है हम लोग का ये फैब्रिक बनाने में यूज़ होता है। तो जो इसका मेजर यूज़ है पॉलिस्टर यूज़ बनाने में होता है, 50% के आसपास इसका पॉलिस्टर बनाने में यूज़ होता है। उसके बाद जो दूसरा मेन यूज़ है अल्काइड रेजिन्स में। अल्काइड रेजिन अभी हम लोगों ने देखा वो क्या करता है, अल्काइड रेजिन यूज़ होता है आपका जो पेंट्स हैं, पेंट्स के बनाने में और कोटिंग के बनाने में, पेंट्स और कोटिंग में यूज़ करते हैं। जो तीसरा मेजर यूज़ है वो है एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए। एग्रीकल्चर में जो पेस्टिसाइड है, हर्बिसाइड है, मतलब कीटनाशक है, इन सब चीज़ों के बनाने में यूज़ होता है। तो 3 मेजर यूज़ हैं इसके। पहला यूज़ कि पॉलिस्टर बनाने में होगा, जो फर्दर फैब्रिक बनाने में यूज़ होता है, क्लॉथ्स बनाने में यूज़ होता है। दूसरा जो इसका यूज़ है अल्काइड रेजिन, जो पेंट्स और कोटिंग में यूज़ होते हैं। तीसरा जो यूज़ है वो है एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए। एग्रीकल्चरल पर्पस में क्या होगा, आपका पेस्टिसाइड होता है, हर्बिसाइड होता है, या ग्रोथ रेगुलेटर होता है, एक कीटाणु को मारने के लिए होता है, जो मतलब ये कि वही हर्बिसाइड बोलते हैं, और पेस्टिसाइड पेस्ट के लिए और हर्ब्स के लिए। तो ये इसका मेजर यूज़ है। और फिर मैन्युफैक्चरिंग इसकी कैसे होती है, किस तरह हम लोग मैन्युफैक्चर करते हैं, तो इसको भी 2 तरीके हैं बनाने के। एक तो हम लोग बेंजीन से बनाते हैं, तो बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं। दोनों प्रोसेस ऑक्सीडेशन थे। जो थैलिक एनहाइड्राइड का था वो भी ऑक्सीडेशन था, तो वो भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस था। ये भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, तो ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। तो हम लोग फिर इसमें ऑक्सीडाइज कर देते हैं। सेम रिएक्शंस होगी, आपका कैटलिस्ट भी सेम होगा, V2O5 वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट है। तो ये क्या करता है, ये बेंजीन रिंग को ओपन कर देता है बेसिकली। जो 5 कार्बन थे आपके, उसमें से ये बेंजीन रिंग को ओपन कर देगा। ये वाला डबल बॉन्ड एक इंटैक्ट रहेगा, एक सिंगल बॉन्ड C हो जाता है, फिर सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, और ये कार्बन। इस तरह ये होता है। इसको अगर दूसरी तरीके से भी आप रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस क्या होगा आपका CO2 होगा, CO2 गैसेस बनेंगी। अब अगर इसको दूसरी तरह से रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप क्या कहेंगे, C डबल बॉन्ड C, H H, फिर सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। तो इस तरह से जो है ये कंपाउंड बन जाता है। तो वेनेडियम पेंटॉक्साइड के प्रेजेंस में कैटलिस्ट, यही हम लोग थैलिक एनहाइड्राइड भी बनाने में यूज़ कर रहे थे, यही इस प्रोसेस को भी यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे जो हम लोग ब्यूटेन यूज़ करेंगे। दूसरा, एक पहला तो ये क्या होता है, बेंजीन, बेंजीन के ऑक्सीडेशन से एक प्रोसेस से बनता है। दूसरा जो होता है ब्यूटेन, ब्यूटेन है, ब्यूटेन आपका CH3 CH2 CH2 CH3। इसको हम लोग अगर ऑक्सीडाइज कर दें, वही कैटलिस्ट सेम है वेनेडियम पेंटॉक्साइड, तब भी हमें यही मिल जाता है आपका मैलिक एनहाइड्राइड। तो C
डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, 4 कार्बन हो गए आपका ये ऑक्सीजन। तो ये एनहाइड्राइड ग्रुप हो गया पूरा। तो यहाँ पे हमें मैलिक एनहाइड्राइड मिल जाता है। तो 2 प्रोसेस हैं इसको भी बनाने में, मैलिक एनहाइड्राइड को। थैलिक एनहाइड्राइड के बनाने में कौन कौन से 2 प्रोसेस थे? एक प्रोसेस था आपका ऑर्थोजाइलिन था, दूसरा नेफ्थलीन था। इसको बनाने के कौन से प्रोसेस हैं? इसको बनाने के भी 2 प्रोसेस हैं। एक आपका बेंजीन है, उसका ऑक्सीडेशन कराया आपने, ये कंपाउंड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। ब्यूटेन, जब आपने ब्यूटेन से रिएक्शन कराई तो आपसे यही कंपाउंड फॉर्म होगा, प्लस हाइड्रोजन, यहाँ पे H2O बनेगा। जैसे वहाँ पे 2 रिएक्शन थे, एक में सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा था, तो यहाँ पे जो है यहाँ पे सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बन रहा है, H2O बन रहा है। तो इस प्रोसेस की भी क्या खासियत है? रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर जो है 400 to 500 डिग्री सेल्सियस होता है। और कैटलिस्ट, यहाँ पे भी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे भी वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट यूज़ करते थे हम लोग। अब यहाँ पे क्या होता है कि फ्यूमेरिक एसिड एक कंपाउंड बनता है। तो फ्यूमेरिक एसिड क्या होता है? जो मैलिक एसिड आपका बनता है, मैलिक एसिड पहले बनता है, मैलिक एसिड ही कन्वर्ट हो जाता है आपका फ्यूमेरिक एसिड में। तो बेसिकली जो फ्यूमेरिक एसिड है वो आइसोमर है आपका मैलिक एसिड में। तो आइसोमराइजेशन अगर हम लोग कर देंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड फ्यूमेरिक एसिड में। तो फ्यूमेरिक एसिड के भी एप्लीकेशंस हैं, तो इसलिए हम लोग फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं इसको। और जो लेकिन आइसोमराइजेशन के लिए जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं हम लोग, HCl कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो बेसिकली हमने क्या पढ़ा इसमें कि मैलिक एनहाइड्राइड बेसिकली यूज़ कहाँ पे होता है? वो यूज़ होता है पॉलिस्टर बनाने में, दूसरा यूज़ है उसका एल्काइड रेजिन में, मतलब पेंट और कोटिंग में, तीसरा यूज़ है एग्रीकल्चर में, मतलब पेस्टिसाइड, हेर्बिसाइड और ग्रोथ रेगुलेटर के। मैन्युफैक्चरिंग के 2 प्रोसेस हैं, हम लोग चाहे बेंजीन लेंगे उसका ऑक्सीडेशन करा दें, चाहे ब्यूटेन ले उसका ऑक्सीडेशन करा दें। रिएक्शन, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन नॉर्मली जो है ना मोस्ट ऑफ द केसेस क्या होती हैं? एक्सोथर्मिक होती है, मतलब हीट जनरेट होती है। तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, कैटलिस्ट वेनेडियम पेंटाऑक्साइड कैटलिस्ट है आपका। और जो इसमें क्या एक अलग है कि फ्यूमेरिक एसिड बनेगा। तो फ्यूमेरिक एसिड जो है ना, मैलिक एसिड जब बनता है पहले मैलिक एनहाइड्राइड से पहले, तो उसको जो आइसोमराइजेशन हम लोग कर देते हैं तो फ्यूमेरिक एसिड बन जाता है। और आइसोमराइजेशन के लिए हम लोग कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, HCl कैटलिस्ट। अब हम लोग प्रोसेस डिस्क्रिप्शन इसका देखते हैं कि किस तरह इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर किया जाता है। हम लोग का फीड इस प्रोसेस में बेंजीन है। तो बेंजीन को हम लोग क्या करते हैं? वेपराइज़ करते हैं पहले। तो बेंजीन को वेपराइज़ करके फिर एयर को हम लोग कंप्रेस करते हैं, कंप्रेस करके फिर हम लोग मिक्स करते हैं। ये पूरा प्रोसेस उस वाले में भी था, थैलिक एनहाइड्राइड में। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, जो आपका रॉ मटेरियल होता था जैसे ज़ाइलिन था, कंपैरेटिव इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि दोनों का प्रोसेस एक ही है, मतलब जो एटलीस्ट जो कैटलिस्ट ये रिएक्टर का प्रोसेस है वो एक है, तो जिससे दोनों प्रोसेस हम लोग को ध्यान रहे, मतलब एक ही प्रोसेस है, कन्फ्यूज़न ना हो। तो उसमें क्या करते थे हम लोग? कंप्रेस करते थे एयर को हम लोगों ने यहाँ पे भी कंप्रेस किया। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे हम लोग वेपराइज़ करते थे, आपका जो ज़ाइलिन था, ऑर्थोज़ाइलिन था, उसको वेपराइज़ करते थे। तो यहाँ पे भी वेपराइज़ किया हम लोगों ने बेंजीन को, बेंजीन या ब्यूटेन जो भी रिएक्टेंट ले रहे हैं। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने? मिक्स किया। मिक्स करने के बाद एयर को वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोग हीट एक्सचेंज कर रहे थे। आपसे फीड, आपकी जो फीड आ रही थी उसी फीड से हीट एक्सचेंज कर रहे थे। यहाँ पे भी हम लोग जो एयर आपका इन दोनों का मिक्सचर है उसको हीट एक्सचेंज करेंगे, क्योंकि एयर रिएक्शंस पे कितने 500 या 450 डिग्री सेल्सियस पे होती हैं, 500 डिग्री सेल्सियस पे होती हैं। तो हीट करने के बाद उनको हीट करना पड़ता है। तो हम लोग हीट एक्सचेंज कर लेते हैं जो आपकी प्रोडक्ट की हीट आ रही थी। इसमें एक चीज़ ये ध्यान देना है, जब हम लोग जो बेंजीन को वो कर रहे होते हैं, हम लोग वेपराइज़ कर रहे होते हैं, तो एक्सेस एयर हम लोग यहाँ पे जो एयर की मिक्सिंग करते हैं वो एक्सेस एयर लेते हैं। एक्चुअली बेंजीन के साथ प्रॉब्लम ये है कि बेंजीन अप टू सर्टेन लिमिट की बेंजीन की जो कंसंट्रेशन है, जैसे 1.3% से 1.35% टू 6.35% के आसपास तक बेंजीन की अगर कंसंट्रेशन एयर में होगी तो क्या होगा कि एक्सप्लोजिव मिक्सचर फॉर्म कर लेता है। तो इसलिए बेंजीन को एयर के साथ, मतलब दोनों को कंबाइन करके वेपराइज़ नहीं करते हैं। पहले हम लोग बेंजीन को वेपराइज़ कर लेते हैं, और वेपराइज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, एक मान लीजिए ऑयल यूज़ करते हैं। तो ये कॉयल है आपका, उसको कॉयल में हम लोग हॉट ऑयल भेजेंगे बेसिकली, तो ये वेपराइज़ हो जाएगा आपका। उसके बाद वेपराइज़ करने के बाद हम लोगों ने हीट एक्सचेंज कर लिया। यहाँ पे हीट एक्सचेंज करने के बाद रिएक्टर में ले गए। तो जब हम लोग थैलिक एनहाइड्राइड अभी पढ़ रहे थे
तो थैलिक एनहाइड्राइड में देखा था कि जब ज़ाइलिन हम लोग यूज़ कर रहे थे तो कौन सा रिएक्टर यूज़ कर रहे थे, ट्यूबुलर रिएक्टर यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे ट्यूबुलर रिएक्टर यूज़ करते हैं। आपका कैटलिस्ट कहाँ पे होगा, ट्यूब्स में होगा, वेनेडियम पेंटॉक्साइड। और हम लोग वेपर्स जो आपकी बेंजीन की कंप्रेस्ड और ये एयर की मिक्स वेपर्स हैं उसको हम लोग ट्यूब के थ्रू पास करेंगे। ट्यूब में रिएक्शन होगी तो आपका मैलिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जो थैलिक एनहाइड्राइड का ऑक्सीडेशन रिएक्शन है इसलिए एक्सोथर्मिक है। जो अभी हम लोग रिएक्शन पढ़ रहे थे थैलिक एनहाइड्राइड में, वो भी रिएक्शन एक्सोथर्मिक थी। इसका मतलब हीट जनरेट हो रही थी। तो हीट को कंट्रोल करने के लिए हम लोग क्या कर रहे थे, मोल्टन सॉल्ट का जो सोल्यूशन था उसको हम लोग शेल साइड फीड करते थे, जिससे उसको जो ना हीट एब्जॉर्ब कर लेता था वो, और हीट एब्जॉर्ब कर लेता था तो जिससे रिएक्शन का टेम्परेचर कंट्रोल रहता था। तो सेम प्रोसेस हम लोग भी यहाँ भी कर रहे हैं। हम लोग फ्यूज सॉल्ट है, मोल्टन सॉल्ट है, उसको हम लोग इसमें ले जाएंगे। ये सॉल्ट जो है ना वो ये हीट एब्जॉर्ब कर लेगा तो टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। फिर एक तरफ से हम लोग निकाल लेंगे इसको। ये रिएक्शन जो है ना, इसमें रिएक्शन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होती है, 0.1 सेकेंड रेसिडेंस टाइम है। तो कॉन्टैक्ट टाइम जो है ना बहुत शॉर्ट टाइम के लिए रिएक्शन होती है। टेम्परेचर 400 to 500 हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कि इतना डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। प्रेशर नॉर्मल प्रेशर के बराबर होता है, 0.8 to 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पर रिएक्शन हो गई, आपका प्रोडक्ट बन गया। हम लोग थैलिक एनहाइड्राइड में क्या करते थे, तो वहाँ पे हम लोग प्रोडक्ट हीट जो है ना रिकवर करते थे। हीट रिकवर क्या करते थे, वाटर की हेल्प से स्टीम बना लेते थे। तो जो आपकी वेपराइज प्रोडक्ट्स की ये स्ट्रीम जो जा रही है इसको हीट एक्सचेंजर में ले जाएंगे, बॉयलर फीड वाटर के हेल्प से, मतलब बॉयलर में ले जाएंगे। वहाँ पे वाटर आप फीड करेंगे और इसको हॉट वेपर्स फॉर्म करेंगे तो स्टीम बन जाएगा, वो वाटर कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में। तो हम लोग को स्टीम मिल जाती थी। स्टीम मिलने के बाद दूसरा नेक्स्ट स्टेप क्या होता था कि इंटीग्रेटेड हीट एक्सचेंजर में ले जाते थे। इंटीग्रेटेड हीट एक्सचेंजर में हम लोग वहाँ ले जाके उसको कूल कर लेते। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है। ये जो आपकी फीड है इसको फर्दर कूलिंग हमने किया। इसको कूलिंग करने के लिए कहाँ ले गए हम लोग, इंटीग्रेटेड हीट एक्सचेंजर में ले गए। यहाँ पे जो आपकी फीड आ रही थी वहाँ पे बेसिकली एयर आ रही थी, यहाँ पे फीड है, फीड का मिक्सचर है, बेंजीन प्लस एयर या ब्यूटेन प्लस एयर, आप अगर जो भी ले रहे हैं। तो ब्यूटेन प्लस एयर आपका यहाँ पे हीट एक्सचेंज कर लिया। इसका मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट अपना कूल हो गया। अब लेकिन उसको फर्दर हम लोग कंडेंस करते हैं। तो वेपर्स जो होंगे हम लोग कंडेंस कर लेंगे, फिर एक जगह कंडेंस कर लेंगे। तो यहाँ पे कंडेंस, यहाँ तक का पूरा प्रोसीजर सेम है। अब इसके बाद जब सेपरेशन था तो सेपरेशन प्रोसेस यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सेपरेशन प्रोसेस हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे जो कंडेंस कर लिए तो जो है टार्स वगैरह फॉर्म हुए थे, तो टार जो है ना बॉटम से आपका निकल जाएगा। जो वेपर्स होंगे, जो वेपर्स में आपकी क्या होगी, आपका जो मैलिक एनहाइड्राइड बना है, फिर तो मैलिक एनहाइड्राइड को यहाँ से टॉप से, और जो कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही थी उसको हम लोग ले जाते हैं वाटर स्क्रबर में। वाटर स्क्रबर में क्या करते हैं, वाटर ऊपर से डालते हैं और यहाँ पे जो अनकंडेंस गैसेस होंगी जैसे आपके CO2 वगैरह हैं, तो उनको हम लोग वेंट कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ से वेंट कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद फिर हम लोगों ने यहाँ पे वाटर मिक्स कर दिया, तो आपका जो मैलिक एसिड बन जाता है। तो मैलिक एसिड क्या होता है, तो मैलिक एसिड बेसिकली कुछ नहीं, जैसे मैलिक एनहाइड्राइड अपना क्या है, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये है मैलिक एनहाइड्राइड। तो मैलिक एसिड क्या होता है आपका C डबल बॉन्ड C, ये COOH और COOH, तो ये मैलिक एसिड होगा। अगर इसको दूसरे तरीके से हम लोग लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड C HOOC COOH, एक H यहाँ पे भी और लगा देंगे, तो एक H और एक H। तो ये हो गया आपका मैलिक एसिड। तो जब हम लोग यहाँ पे वाटर हम लोगों ने यहाँ पे मिक्स किया तो हम लोग को यहाँ पे मैलिक एसिड मिली, 40% जो है कंसंट्रेशन की मैलिक एसिड सोल्यूशन मिल गया। अब उसके बाद मैलिक एसिड सोल्यूशन मिला तो ये बेसिकली, अब देखिए एक ये मैलिक एसिड है, ये एक सिस और ट्रांसफॉर्म आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। जब कार्बन के एक ही साइड, मतलब ऊपर साइड या नीचे ही साइड सेम कंपाउंड होते हैं तो सिस होता है, सिस फॉर्म है। अगर यही क्या है, ये कार्बन हो HOOC एक तरफ हो और C वही COOH, जो मतलब एक कार्बन के एक ही तरफ थे, ऊपर थे या नीचे थे। अब क्या होगा कि ग्रुप ऊपर हो गया, ग्रुप नीचे हो गया, H इधर आ जाए, H इधर आ जाए।
तो ये ट्रांस फॉर्म है। तो ट्रांस मतलब ये मैलिक एसिड है, ये फ्यूमेरिक एसिड है। इनकी प्रॉपर्टीज़ जो है ना डिफरेंट हो जाती हैं, ये बेसिकली आइसोमर हैं। तो मैलिक एसिड है, ये फ्यूमेरिक एसिड। तो जब यहाँ पे हम लोगों ने वाटर मिक्स किया इसमें, आपका जो यहाँ पे प्रोडक्ट जा रहा था मैलिक एनहाइड्राइड तो यहाँ पे वो मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया, रिएक्शन बेसिकली कर लिया। तो एक OH मिल गया यहाँ पे, एक OH इसको मिल गया, H2O हमने दिया तो एक OH इसको मिल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका C डबल बॉन्ड CH H है, एक इसको C डबल बॉन्ड O था ही, एक आपने OH दिया तो OH हो गया, तो COH हो गया आपका। और इसको आपने इसको दिया तो इसके पास भी एक O मिल गया इसको, तो OH यहाँ से हो गया आपका। तो ये आपका मैलिक एसिड बन जाता है। तो 40% कंसंट्रेशन का मैलिक एसिड बन गया वाटर स्क्रबर में। और यहाँ से वेंट गैसेस जो है ना वो सारी निकल गई। वेंट गैसेस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो गैसेस थी वो गैसेस हो गई। अब मैलिक ऑक्साइड जो बना उसको जो है हम लोग यहाँ से मैलिक आइस है, यहाँ से एक स्ट्रीम लिया बॉटम से, तो 2 स्ट्रीम हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं। मैलिक एसिड जो है ना डिहाइड्रेटर में ले जाते हैं। भाई मैलिक एसिड है जो यहाँ पे वाटर एडिशन हुआ है, अगर वही वाटर हम लोग निकाल दें तो क्या हो जाएगा, एक यहाँ पे H2O HOH और H यहाँ से एक निकाल देंगे तो बेसिकली हमारा वही कंपाउंड बन जाएगा मैलिक एनहाइड्राइड, HC डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O। तो O यहाँ से बन गया, H2O निकल गया। तो बेसिकली ये डिहाइड्रेटर में ले जाते हैं। तो डिहाइड्रेटर बेसिकली ये क्या है, डिस्टिलेशन कॉलम है ये। और डिस्टिलेशन कॉलम है तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन कॉलम है ये, क्योंकि ये जो वाटर जो आपका ये मैलिक एसिड बना था वो सेपरेट नहीं हो रहा था वाटर से। तो हम लोग एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन करेंगे। एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन करने के लिए हम लोग एक एजियोट्रॉप डालेंगे। बेसिकली एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन में क्या करते हैं, एक ऐसा कंपाउंड डालते हैं जो दूसरे 2 में से किसी कंपाउंड के साथ मिक्सचर बना लेता है। तो ये जो ज़ाइलिन हम लोग बेसिकली एजियोट्रॉप डालते हैं, तो ज़ाइलिन जो है ना वाटर के साथ एजियोट्रॉप बना लेता है। तो उसको हम लोग टॉप से निकाल लेते हैं। और जो वो ये मिसिबल नहीं होता है ज़ाइलिन में वाटर, तो क्या करते हैं कि ग्रेविटी के डिफरेंस के बेसिस पे हम दोनों को सेपरेट कर लेते हैं। ज़ाइलिन को सेपरेट कर लेंगे, फिर ज़ाइलिन को फिर से हम लोग डिहाइड्रेटर में फिर से डाल देंगे। तो बेसिकली डिहाइड्रेटर क्या है, एक डिस्टिलेशन यूनिट है। किस टाइप की डिस्टिलेशन यूनिट है, एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन यूनिट है। तो यहाँ से एजियोट्रॉपिक डिस्टिलेशन यूनिट से हम लोग बॉटम से क्या है कि मैलिक एनहाइड्राइड में यहाँ पे रिकवर कर लिया। और यहाँ से आपका जो है ज़ाइलिन या जो भी आप ये एजियोट्रॉपिक एजेंट डाल रहे हैं वो, और वाटर ऊपर से निकाल लिया हम लोगों ने। तो वाटर से निकाल लेने के बाद ये जो आपका जो कंपाउंड बना उसको हम लोग कहाँ ले गए, वैक्यूम रिफाइनिंग में। तो फर्दर हम लोग इसको कहाँ ले गए, वैक्यूम रिफाइनिंग में प्यूरीफाई करने के लिए। यहाँ पे हम लोग अंडर वैक्यूम, ये क्या है, जेट एजेक्टर है। आप लोगों ने इसको देखा होगा कई जगह जेट एजेक्टर है। तो जेट एजेक्टर किस लिए यूज़ होता है, वैक्यूम क्रिएट करने के लिए यूज़ होता है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूम में इसको फर्दर प्यूरीफाई कर लेते हैं। तो एक सवाल बन सकता है कि हम लोग वैक्यूम क्यों कर रहे हैं, जस्ट डिस्टिलेशन यूज़ किया है थोड़ा बहुत, जो तो अगर इम्प्योरिटीज़ होंगी तो उसको हम लोग वैसे ही प्यूरीफाई कर सकते हैं। वैक्यूम में प्यूरीफाई करने की क्या ज़रूरत पड़ गई, तो वैक्यूम में इसलिए हम लोग इसको प्यूरीफाई करते हैं क्योंकि अगर जैसे हीट करेंगे इसको फर्दर ना तो पॉलीमराइज़ हो जाएगा। तो अब उसका फिर हीट हमारा ऑप्शन नहीं है उसको फर्दर प्यूरीफाई करने का। इसका मतलब है कि हम उसको बॉइलिंग पॉइंट कम करें। तो बॉइलिंग पॉइंट कम करने के लिए बेसिकली क्या करेंगे, हम लोग वैक्यूम क्रिएट कर देंगे। तो लोअर टेम्परेचर पे जब हीट करेंगे तो फर्दर वहाँ से जो है ना जो आपके लाइटर कंपोनेंट हैं वो निकल जाएंगे है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका टेम्परेचर और कम करते हैं, मतलब बॉइलिंग पॉइंट और कम करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट कम करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। जब हम लोग वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं तो फिर उसका जो है वो लोअर टेम्परेचर पे वो बॉयल होने लगता है। इससे फिर हम लोग क्या करते हैं, ऊपर से कंडेंस करके यहाँ से प्योर एकदम प्योर फॉर्म में मैलिक एनहाइड्राइड निकाल लेते हैं। यहाँ पे वाटर से कंडेंस कर लिया तो हमारा प्योरेस्ट फॉर्म में यहाँ पे मैलिक एनहाइड्राइड जो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट है उसको ऑब्टेन कर लेते हैं। अब जो मैलिक एसिड का जो कंपोनेंट बच गया था, ये मैलिक एसिड है आपका, इसको सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने में क्या होता है कि ये भी जो है ना ईज़िली वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा है तो ईज़िली सेपरेट नहीं होता। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले रिएक्शन करा लेते हैं
रिएक्शन करा के इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं उसमें फ्यूमेरिक एसिड में। फ्यूमेरिक एसिड के लिए हम लोग को रिएक्शन करानी पड़ेगी, आइसोमराइजेशन रिएक्शन के लिए ले जाते हैं बेसिकली। तो जो डाइल्यूट आपका फ्यूमेरिक एसिड यहाँ से निकला था, आइसोमराइजेशन यूनिट में यहाँ से एक पार्ट लेके हम लोग प्यूरिफाई करके आइसोमराइजेशन यूनिट में ले जाते हैं। आइसोमराइजेशन यूनिट में क्या होगा कि हम लोग कैटलिस्ट, हम लोग जो HCl यूज़ कर रहे हैं एज ए कैटलिस्ट, तो यहाँ पे ये एसिड लिक्विड होता है, यहाँ पे आप ये क्या कर रहे हैं, एजिटेटर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एजिटेशन होगा, ये भी लिक्विड है तो प्रॉपरली मिक्सिंग हो जाएगी तो रिएक्शन फास्ट होगी। तो यहाँ पे बेसिकली रिएक्शन होगी, आपका ये आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा वही ट्रांसफॉर्म में जो फ्यूमेरिक एसिड में। तो बेसिकली हमने फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट क्यों किया, क्योंकि अब यहाँ से हम लोग जो है ना सेंट्रीफ्यूज में ले जाएंगे। तो सेंट्रीफ्यूज में क्या होता है, जो जैसे इसकी आपकी जो आपका मैलिक एसिड है, इसकी सॉल्युबिलिटी जो है ना वाटर में बहुत ज़्यादा है, जबकि आपकी ये जो फ्यूमेरिक एसिड है इसकी सॉल्युबिलिटी बहुत कम है। तो सॉल्युबिलिटी कम है, जैसे इसकी सॉल्युबिलिटी की बात की जाए मैलिक एसिड की, तो वो 60 ग्राम पर 100 ml, अगर 100 ml हम लोग ले रहे हैं वाटर तो उसमें 60 ग्राम हम लोग डिज़ोल्व कर सकते हैं। और जबकि जो फ्यूमेरिक एसिड की सॉल्युबिलिटी की बात की जाए तो 0.63 ग्राम, मतलब उसका कितना 100 टाइम्स कम है, मतलब 1 ग्राम से भी कम उसकी सॉल्युबिलिटी है। तो इसलिए जब हम लोग सेंट्रीफ्यूज में इसको ले जाते हैं तो ये क्या करता है कि वाटर बिल्कुल उसमें सॉल्युबल होता ही नहीं, तो वाटर को वो रिमूव कर देता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की हेल्प से। वाटर यहाँ पे रिमूव हो जाएगा तो हम लोग बेसिकली सेंट्रीफ्यूज से आपका मैलिक एसिड, ये फ्यूमेरिक एसिड मिलेगी। और फिर फ्यूमेरिक एसिड को हम लोग फर्दर कहाँ ले जाएंगे, ड्रायर में ले जाएंगे, वहाँ से हम लोग को फ्यूमेरिक एसिड जो है ना ड्राइड फ्यूमेरिक एसिड ऑब्टेंड हो जाएगी। तो यहाँ से आपका मैलिक एनहाइड्राइड मिल गया और यहाँ से फ्यूमेरिक एसिड जो आपका साइड प्रोडक्ट है वो ऑब्टेंड कर लेते हैं। इस तरह हम लोग जो है ना मैलिक एनहाइड्राइड की मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। तो बेसिकली ये मैलिक एनहाइड्राइड जो था, जो रिएक्शन पार्ट था वो एग्जैक्टली सेम जैसे अभी हम लोगों ने एनहाइड्राइड का, थैलिक एनहाइड्राइड का पढ़ा था। क्या करते थे तो उसमें हम लोग एयर को कंप्रेस करते थे, आपका फेट को वेपराइज करते थे, फिर रिएक्टर में ले जाते थे, ट्यूबुलर रिएक्टर होता था, वेनेडियम पेंटॉक्साइड कैटलिस्ट होता था, रिएक्शन होती थी। फिर जो रिएक्शन क्योंकि हाईली एक्सोथर्मिक है तो हम लोग को क्या करना पड़ता था, उसको टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए फ्यूज सॉल्ट सोल्यूशन जो है हम लोग इसमें सेल साइड में फ्लो कर देते थे, तो जो है हीट अब्जॉर्ब कर लेता था और रिएक्शन टेम्परेचर कंट्रोल हो जाता था। फिर भी जो आपकी वेपर्स बनी वो हायर टेम्परेचर पे होती हैं, हायर टेम्परेचर होती हैं तो उसका हम लोग फ़ायदा उठाएंगे। कैसे फ़ायदा उठाएंगे कि हम लोग स्टीम बना लेंगे। तो बॉयलर फीड वाटर में जो इस बॉयलर फीड वाटर को पास करते हैं इसमें हाई टेम्परेचर पे होती है, स्टीम बन जाती है। फर्दर हमें कंडेंस करना होता है तो फर्दर हम लोग इसको यहाँ पे हीट एक्सचेंज कर लेते हैं फीड से। तो फीड से यहाँ पे हीट एक्सचेंज कर लिए तो और कूल हो गई, और उसके बाद फिर हम लोग कंडेंसर में, पार्शियल कंडेंसर में ले गए, उसने कंडेंस कर दिया। तो जो टार्स वगैरह फॉर्म हुए थे रिएक्शन के दौरान, वो टार्स यहाँ से जो है ना रिमूव हो जाएंगे, हैवी होते हैं। जो आपका ये पार्ट है, आपका रेस्ट पार्ट जो है थोड़ा सा वेपर फॉर्म में होगा, उसको हम लोग वाटर स्क्रबर में ले जाएंगे। यहाँ पे वाटर से स्क्रबिंग करते हैं, मतलब वाटर यहाँ सुपर से डालेंगे तो मैलिक एसिड बन जाएगा। तो मैलिक एसिड बेसिकली क्या होगा कि उसका एक कुछ पार्ट हम लोग यहाँ से ले लेंगे, उसको डिहाइड्रेटर में ले जाएंगे। बेसिकली ये डिस्टिलेशन कॉलम है, एज़ोट्रॉपिक डिस्टिलेशन होता है। यहाँ पे एक एज़ोट्रॉपिक कंपाउंड आप डाल दोगे, जैसे आपका ज़ाइलिन डाल देते हैं तो वो वाटर के साथ एक मिक्सचर बना लेता है, वो लाइटर होता है, तो उसको हम लोग टॉप से रिकवर कर लेते हैं। बाकी जो मैलिक एनहाइड्राइड बचता है डिहाइड्रेशन के बाद, तो फिर हम लोग उसको प्यूरिफाई करने के लिए फर्दर रिफाइनिंग करते हैं। तो उसको बेसिकली वैक्यूम में करते हैं। वैक्यूम में इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम लोग नॉर्मल डिस्टिलेशन कॉलम में करेंगे तो हीटिंग ज़्यादा प्रोवाइड हो जाएगी, हीट ज़्यादा प्रोवाइड होगी तो वो पॉलीमराइज हो जाएगा, बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये मैलिक एनहाइड्राइड। तो ये पॉलीमराइज हो जाएगा। तो पॉलीमराइजेशन से बचाने के लिए हम लोग लोअर टेम्परेचर पे इसको हीट करते हैं। तो लोअर टेम्परेचर वैक्यूम जब क्रिएट कर देते हैं तो बॉइलिंग ज़्यादा ईजिली होने लगती है, जल्दी होने लगती है। तो यहाँ से कूल करके हम लोग इसको फर्दर वाटर से कूल कर लेते हैं एक बार और, फिर यहाँ से हम लोग को आपका मैलिक एनहाइड्राइड मिल जाता है। जो मैलिक एसिड बना था, मैलिक एसिड को सेपरेशन करना बहुत मुश्किल है, तो उसको बेसिकली हम लोग प्यूरीफायर यूनिट के बाद हम लोग उसको आइसोमराइजेशन कर देते हैं। आइसोमर जो फ्यूमेरिक एसिड उसका आइसोमर बनता है,
वो जो है ना वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता। तो वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता तो बेसिकली उसको हम लोग सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से, मतलब यहाँ सेंट्रीफ्यूगेशन में ले जाएंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा तो वाटर जो है ना रिमूव कर लेंगे। उसके बाद जस्ट हम लोग ड्राई कर लेंगे, उसको ड्राई करने के बाद फिर हम लोग का फ्यूमेरिक एसिड मिल जाएगा। तो इस तरह से आज के लेक्चर में हम लोगों ने थैलिक एनहाइड्राइड और मैलिक एनहाइड्राइड के मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ लिया। इस तरह से ये जो हमारी यूनिट थी एरोमेटिक्स जो कंपाउंड्स थे, ये यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करेंगे।